नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं बाल विकास के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करने जा रहे हैं और 20 में से आपका स्कोर क्या है, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने टीटी परिवार को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21वां का। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों, गेस्टाल्टवादी विचारधारा किस विचारधारा के विरोध के बाद उपजी है। यानी गेस्टाल्टवादी जो विचारधारा है ये किस विचारधारा के विरोध करने पर, फिर आपका गेस्टाल्ट यानी कोई एक विचारधारा थी उसका विरोध किया गया, फिर विरोध करने के बाद फिर गेस्टाल्टवादी विचारधारा का क्या है, आगमन हुआ या उपज हुआ। तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा किस विचारधारा की विरोध के बाद उपजी है। संवादवाद के, व्यवहारवाद के, शहरवाद या उपरोक्त सभी की। सहचरवाद यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड रहेगा, संभावित प्रश्न रहेगा और आपका कमेंट क्या कहता है नीचे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, गेस्टाल्ट विचारधारा किस विचारधारा के विरोधी के बाद उपजी है। तो ये तीनों की बात करेंगे, उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। जर्मनी में संरचनावाद, व्यवहारवाद, सहचरवाद विचारधारा के विरोध के बाद गेस्टाल्टवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के मूल प्रयोगात्मक योगदानों को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला होता है प्रत्यक्षण, चिंतन, सीखना और स्मृति की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह बनता है दोस्तों कि जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के तहत प्राक संक्रियात्मक अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। 4 उप अवस्थाओं में, 10 उप अवस्थाओं में, 3 उप अवस्थाओं में या 2 उप अवस्थाओं में। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। जी हाँ, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के तहत प्राक संक्रियात्मक अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। तो आपका जवाब आ चुका है, आपका फीडबैक, आपका कमेंट आ चुका है। हम बात कर रहे हैं 3 उप अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, अर्थात हमारा कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है हमारा सही हो जाएगा। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के तहत प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला होता है प्राक संक्रियात्मक अवधि तथा अंतर्दश अवस्था भी इसे बोलते हैं। और बालक की अंतर्दशी जो अवस्था होती 4 से 7 वर्ष में होती है और इस अवस्था में भाषा सीखने लगता है तथा चिंतन व तर्क करने लगता है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, व्यक्ति के आंतरिक गुण पूछा गया है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को नमन करते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। व्यक्ति के आंतरिक गुण की जब भी बात करते हैं तो अंतः प्रेरणा का या उद्देश्य होता है, संवेग एवं प्रत्यक्ष होता है, इच्छा होता है या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। देखिए, व्यक्ति के आंतरिक गुण, अंतः प्रेरणा भी आंतरिक है, उद्देश्य भी होते हैं, आंतरिक होते हैं, संवेग एवं प्रत्यक्ष ये भी आपके आंतरिक कहलाएगा, इच्छा भी आंतरिक होगी। अर्थात यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी व्यक्ति के आंतरिक गुण कहलाएंगे। ए बी सी ये तीनों कहलाएंगे, तो उपरोक्त सभी वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, कि व्यक्ति की अंतः प्रेरणा, उद्देश्य, संवेग, प्रत्यक्ष, इच्छा आदि व्यक्ति के बाह्य गुणों का प्रकाशन उसकी पोशाक, वार्ता का ढंग या तरीका, आंगिक अभिनय, मुद्राएं, आदत एवं अभिव्यक्तियां कहलाती हैं। अगर बाह्य गुणों का प्रकाशन की बात करें तो क्या होता है, पोशाक हो गया, वार्ता का ढंग या तरीका, आंगिक अभिनय, मुद्राएं, आदत, अभिव्यक्तियां, ये कहलाती हैं व्यक्ति के बाहरी गुण। और आंतरिक गुण क्या कहलाते हैं, आपने ऑलरेडी देख चुका है, पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों 4 नंबर प्रश्न। मनोवैज्ञानिक स्पेंजर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं सामाजिक व कलात्मक, सैद्धांतिक व राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक या उपरोक्त सभी।
सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, कमेंट कीजिएगा। और कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। फीडबैक क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक स्पेंजर के अनुसार व्यक्ति के प्रकाश सामाजिक और कलात्मक रूप में भी होते हैं, सैद्धांतिक व राजनीतिक रूप में भी होते हैं, धार्मिक और आर्थिक रूप में भी होते हैं। अर्थात हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, स्पेंजर के अनुसार हमारे, देखिए स्पेंजर ने सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर इन्होंने व्यक्ति के 6 प्रकार बताए। किसने? स्पेंजर ने। पहला सैद्धांतिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक। याद रखिएगा, बहुत बार आपके टीटी परिवार में, टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 5वां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। आपका कमेंट क्या कहता है कि क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण में छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? जी हाँ, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। किस प्रकार में? छोटे, मोटे, चौड़े, गोले व्यक्ति को किस श्रेणी में इन्होंने क्रेस्मर ने रखा है? एथलेटिक्स में रखा है, एस्थेनिक्स में रखा है, पिकनिक्स में रखा है, या आपके डिस्प्लास्टिक में रखा है? तो सभी लोग जानते हैं मोटे चौड़े की बात आई तो एथलेटिक्स में तो हो नहीं सकता है, तो किस में होगा? जी हाँ, जो हमारे छोटे, मोटे, चौड़े, गोले व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों को क्रेस्मर ने किसमें? पिकनिक्स के श्रेणी में रखा है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी छोटे, मोटे, चौड़े, गोले व्यक्ति होते हैं, तो क्रेस्मर ने किस व्यक्तित्व को, इन व्यक्तित्वों के वर्गीकरण में रखा है? तो पिकनिक्स के श्रेणी में रखा है। 6वां प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई पद्धति है मॉन्टेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति या ह्यूरिस्टिक पद्धति? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? ये बहुत बार दोस्तों आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न, संभावित प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। तो सभी प्यारे मित्र का आ चुका है, उत्तर आ चुका है कि सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा जो प्रतिपादित पद्धति है, इन्हीं के नाम से ही, अर्थात मॉन्टेसरी पद्धति की बात करेंगे। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से व्यक्तित्व भिन्नता का कारक नहीं होगा। देखिए, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। नकारात्मक प्रश्न को पहचानना होता है कि जिसमें नहीं होता है, और नकारात्मक प्रश्न का उत्तर आसान भी होता है लेकिन जब आप समझ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से व्यक्तित्व भिन्नता का कारक नहीं है वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति, देश या सृजनशीलता। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं व्यक्तित्व भिन्नता का कारक नहीं पूछा गया है। देखिए, वंशानुक्रम बात करेंगे, वातावरण, जाति, प्रजाति, देश, ये व्यक्तित्व भिन्नता के कारक हैं, लेकिन सृजनशीलता जो होता है ये कारक नहीं होता है। व्यक्तित्व विभिन्नता के सृजनशीलता जो है कारक नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। ठीक है, सृजनशीलता व्यक्तित्व भिन्नता का कारक नहीं है। और जो आपके दिए गए हैं वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति, देश, आयु, बुद्धि, शिक्षा, आर्थिक स्थिति व लिंग भेद, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये व्यक्तित्व भिन्नता के कारक कहलाते हैं। और व्यक्तित्व भिन्नता का जो प्रभाव है यह अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। अगर यहीं पर प्रश्न बन गया कि व्यक्तित्व भिन्नता का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो अधिगम की प्रक्रिया या अधिगम की उपलब्धि पर पड़ता है। और बुद्धि तथा व्यक्तित्व या व्यक्तित्व भिन्नता के प्रमुख आधार माने जाते हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन में से इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर, अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना फीडबैक करते रहेंगे। 8वां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था से प्रारंभ होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, प्रौढ़ावस्था? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? देखिए, अनुकरण मतलब होता है सीखना, जो दूसरा करे वह आप भी करें। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था में प्रारंभ होती? तो ये आप सोचिए, जब बच्चा सहसावस्था में होता है तभी बच्चा अनुकरण द्वारा सीखने का लगता है। जैसा आप करते हैं, बच्चा कभी कभी देखेंगे आप मुस्कुराते हैं तो बच्चा भी मुस्कुराता है, आप अगर हाथ इधर उधर करते हैं तो बच्चा भी करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी होती है जो हमें अनुकरण करता बच्चा, वह सहसावस्था से ही प्रारंभ होता है। 9वां प्रश्न है कि छोटे बच्चों को किस प्रकार की क्रियाओं में रुचि होती है? व्यक्तित्व कार्यों में होती है, सामूहिक कार्यों में, स्कूली कार्यों में, या माता पिता के कार्यों में होती है? तो छोटे बच्चों को किस प्रकार के क्रियाओं में रुचि होती है? अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं किस प्रकार की क्रियाओं में रुचि रखते हैं?
तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह सामूहिक कार्यों में रुचि ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या होता है, सामूहिक क्रिया में रुचि होती है। इसका कारण यह होता है कि बच्चे प्राय अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती तुरंत बना लेते हैं, फ्रेंडशिप बिल्कुल तुरंत बनाते हैं, फास्ट। ठीक है, और समूह में सबके साथ खेलने में उन्हें आनंद भी मिलता है। ठीक है, तो हंसी खुशी के साथ हंसते भी रहते हैं, खेलते भी हैं। अब देखते हैं दोस्तों 10वां प्रश्न। दोस्तों, गलती करके सीखने की समस्या समाधान की विधि का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से संभावित प्रश्न है। आपका कमेंट कहता है, क्या कहता है कि गलती करके सीखने की समस्या समाधान की विधि का प्रतिपादन फ्रोबेल मनोवैज्ञानिक ने किया, मैकडूगल मनोवैज्ञानिक ने, थॉर्नडाइक ने या विनेट ने किया। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है आपका। तो जी हाँ दोस्तों, जिसको 1+ का स्कोर चाहिए वह क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, वह थॉर्नडाइक कहता है। जी हाँ, गलती करके सीखने की समस्या समाधान की विधि का प्रतिपादन किसने किया? आपके थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने किया। याद रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर यहाँ पर सर्वोपरि है। आइए देखते हैं, सिलेक्शन है 101% श्योर एंड प्योर है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी हो रही है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर पाना है। सिलेक्शन के लिए बिल्कुल यहाँ पे तैयारी हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, और अपने बेस, अपने स्टडी को, प्रिपरेशन को मजबूत करना है। तो हर एक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक वाचाल यानी अधिक बोलने वाला व्यक्ति प्रसन्नचित सामाजिकता के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? वह अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, संतुलित होता है, या झक्की प्रकार का होता है? सभी पैरामीटर कमेंट करें। अत्यधिक वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला, प्रसन्नचित, हमेशा खुश रहने वाला, सामाजिकता के धनी यानी समाज के साथ बोलचाल में बेहतर व्यवहार, रिलेशन होना, धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व वही होता है कि वह व्यक्ति बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, आपका फीडबैक चाहेंगे, आपका कमेंट चाहेंगे, और इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या है, फीडबैक करके जरूर चाहेंगे, कमेंट कीजिएगा। अभिक्रमित अनुदेशन का दोस्तों जन्म माना जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से माना जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से माना जाता है, क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन से माना जाता है, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन का जो जन्म माना जाता है प्यारे मित्रों, वो किससे माना जाता है? आपका कमेंट कहता है कि जो अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म है वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन से माना जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑपरेशन कंडीशन की बात कर रहे हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म क्रिया प्रसूत अनुबंधन अर्थात ऑपरेशन कंडीशनिंग से माना जाता है। किसी कार्य को अधिगम में पुरस्कार या रिवार्ड मिलने से प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी है, सर्वज्ञ व्याख्याता है, और जयसवाल सर आप सभी व्याख्याता को नमन करते हैं। 13वां प्रश्न प्यारे मित्रों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। अधिगम की विभिन्न रणनीतियों में सम्मिलित क्या होता है? जो अधिगम की विभिन्न रणनीतियां होती हैं उनमें क्या होता है? सहचर द्वारा अधिगम में सम्मिलित होता है, सूचना का संगठन करना, प्रयत्न और त्रुटि की बात करेंगे, उपरोक्त सभी की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन आ चुका है कि अधिगम की विभिन्न रणनीतियों में जो सम्मिलित है वह सहचर द्वारा अधिगम भी सम्मिलित है, सूचना का संगठन करना भी सम्मिलित है, और प्रयत्न और त्रुटि का भी सम्मिलित है। हम बात करेंगे उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं अधिगम की विभिन्न रणनीतियों में जो सम्मिलित होता है वह आपको सहचर द्वारा अधिगम होता है, सूचना का संगठन करना होता है, दोहराना, कंठस्थ करना, या प्रयत्न और त्रुटि। ये चारों आपके अधिगम की विभिन्न रणनीतियों में सम्मिलित होंगे। तो ये आपको इनसे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आपको ऑलरेडी अब आपसे बन जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। आपके एग्जाम के दृष्टि से, आपके टीटी एग्जाम के दृष्टि से आपका संभावित प्रश्न है कि बुद्धिलब्ध गुणांक के आधार पर मंद बुद्धिता का स्तर सही क्रम बताना है। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? बुद्धिलब्ध आईक्यू के आधार पर मंद बुद्धिता का स्तर बताना है। जी हाँ, अल्प बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूल बुद्धि। जड़ बुद्धि से छोटा, अल्प बुद्धि से छोटा मंद बुद्धि होगा, मंद बुद्धि से छोटा अल्प बुद्धि, फिर इसके छोटा जड़ बुद्धि होगा। यानी जो ये डायरेक्शन होता है मतलब ये हिस्सा बड़ा है और ये छोटा है, और जो हमारा ये डायरेक्शन होता है मतलब ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये डायरेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि सबसे छोटा यहाँ पे जड़ बुद्धि होता है। तो अंत में देखिए जड़ बुद्धि 2 ऑप्शन में दिया है, और यहाँ पे देखेंगे कि अल्प बुद्धि के बाद मंद बुद्धि नहीं आता है,
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहले मंद बुद्धि होगा, फिर इससे छोटा अल्प बुद्धि, फिर सबसे छोटा जड़ बुद्धि होता है। सबसे छोटा जड़ बुद्धि, फिर इससे आगे अल्प बुद्धि, इसके आगे मंद बुद्धि। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 15वां प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। इसके बाद 5 प्रश्न बेहतरीन और बचेंगे। इस प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। अभिक्रमित अधिगम किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है? कोहलबर्ग की बात करेंगे, जीन पियाजे जी की बात करेंगे, थॉर्नडाइक की बात करेंगे, स्किनर की बात करेंगे। तो अभिक्रमित अधिगम किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है? आपका कमेंट आ चुका है। हम बात करें थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। अभिक्रमित अधिगम जो है थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित होता है, क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक और अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन हैं? आपके थॉर्नडाइक। अगर प्रश्न आ गया, प्रश्न क्या आ गया कि अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है, तो थॉर्नडाइक के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जी हाँ, सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे 16वें प्रश्न की कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसका कथन है? टर्मन का है, जेम्स का है, पावलोव का है, थॉर्नडाइक का है? सभी पैर में कमेंट करें। इनमें देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 2 प्रकार के कथन इस टाइप के हैं और 2 प्रकार के ज़्यादातर पूछा जाता है। ये आपके टीटी एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, पिछली बार आपके एग्जाम पे आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। और ऐसे 2 कथन जो हैं समथिंग ऐसे ही लगेंगे, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो क्लियर कर लेना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी पैरामिड का कमेंट आ चुका है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। यह किसका कथन है? तो जब भी चेतना का विज्ञान आ जाए तो आपको किस ऑप्शन में करना है? हम बात कर रहे हैं जेम्स की बात करेंगे। जब भी चेतना का विज्ञान आए तो जेम्स करना है। जी हाँ, बुद्धि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जेम्स का कथन है। और अमूर्त चिंतन की, चिंतन के बाद अगर की आता है और इस चिंतन के पहले अमूर्त आता है तो यह टर्मन का कथन हो जाएगा। ये 2 कथन है जो पूछे जाते हैं। बुद्धि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जेम्स का है। और अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह टर्मन का कथन है। 17वां प्रश्न है, लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? फ्रॉयड ने, जीन पियाजे जी ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ गया है कि जब भी हम लिबिडो की बात करते हैं फ्रॉयड महोदय यहाँ पे प्रथम अवस्था रखते हैं, क्योंकि लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन सिगमंड फ्रॉयड ने किया था। और विकास के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने किया था। तो विकास के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन ने किया। और लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्रॉयड ने किया। अब देखिएगा 18वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। एक तरफ सिद्धांत एक तरफ प्रवर्तक है और आपको कौन सा सुमेलित नहीं है वह बताना, यानी निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। मांग सिद्धांत की बात करेंगे, अब्राहम मैस्लो का है। शरीर रचना का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड का है। ये आपको ध्यान देना, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सभी पैरामिड कमेंट करेंगे। सील गुण का सिद्धांत अल्पोर्ट और कैटल का है। और SOR कारक वुडवर्थ का है, जो चौथा दिया गया है। तो सभी पैरामिड जानते हैं, समझते हैं कि जो यहाँ पर दिया गया है शरीर रचना का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड का दिया गया है, क्या यह गलत दिया गया है, सही दिया गया है? तो यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि शरीर रचना का प्रतिपादन किसने किया? सेल्डन ने किया था। और फ्रॉयड ने ईद, ईगो, सुपर ईगो को मानव संरचना का भिन्न अंग माना है। और वाटसन ने संवेगों को जन्मजात माना है। तो देखिए, संवेगों को जन्मजात किसने माना है? तो आपके वाटसन ने माना है। ठीक है, ईद, ईगो, सुपर ईगो को मानव संरचना का अभिन्न अंग किसने माना? तो फ्रॉयड ने माना है। ठीक है, और शरीर रचना का प्रतिपादन सेल्डन ने किया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया? सिगमंड फ्रॉयड। तो सिगमंड फ्रॉयड यहाँ पे दूसरा बी ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 19वां प्रश्न, इसके बाद अंतिम प्रश्न करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का कि जीन पियाजे जी द्वारा बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है? परिवार के मांग के प्रति, कार्य जीवन की मांग के प्रति, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति, या जन्मजात वृद्धि के प्रति? आपका कमेंट क्या कहता है कि जीन पियाजे जी द्वारा बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है? तो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति यहाँ पर परिभाषित किया गया है। किसके? जीन पियाजे जी ने बुद्धि को भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये जान लेते हैं। और इस 20 में से आपका जवाब, आपका फीडबैक, आपका स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बालक के समाजीकरण में सहायक कारक होता है सहानुभूति, संसूचन,
तदात्मीकरण या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। आपका कमेंट आ चुका है। ये बालक के सामाजिकरण में जो सहायक होता है, सहानुभूत भी होता है, संसूचन भी होता है, तदात्मीकरण भी होता है। अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ये इन 20 प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट के, इन 20 में से आपका जवाब क्या है, आपका स्कोर क्या है, क्या आपका स्कोर 15 प्लस है? वाकई में आप जीनियस। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, अपना स्कोर करें, कमेंट करें, फीडबैक करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।